नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती, मंत्री गणेश जोशी ने पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्री ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन काल को याद किया। रामनगर में पीएनजी कॉलेज में हिमालय दिवस पर गोष्ठी, विपिन ध्यानी की पुस्तक का विमोचन। काव्यकृति सवाल कुदरत के पुस्तक का विमोचन। टिहरी में पुलिस कप्तान ने की अधिकारियों के साथ बैठक, कई बिंदुओं पर चर्चा कर दिशा निर्देश दिए। निर्देशों में लापरवाही नहीं करने की सलाह। नैनीताल में नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन, कदली वृक्ष आगमन के साथ शुरू हुआ महोत्सव। 15 सितंबर तक चलेगा महोत्सव। ऋषिकेश में श्यामपुर रेलवे फाटक के पास खतरे में लोगों की जान, पीडब्ल्यूडी की लापरवाही बन रही वजह। हाईवे पर हुए गड्ढे, वाहन सवारों को दे रहे जख्म। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बार एसोसिएशन देहरादून का भूमि पूजन कर अधिवक्ता चैंबर्स के भवन का शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजानदास सहित अधिवक्ता भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं न्यायिक परिसर पुरानी जेल देहरादून का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मेरे हाथों आपने इस शुभ कार्य का प्रारंभ करवाया है। इसके लिए मैं बार एसोसिएशन को और सभी अधिवक्ता साथियों को सबको धन्यवाद करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर हमारे बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी और उनकी पूरी टीम और उनके वरिष्ठ सहयोगियों का, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं पंडित जी, लांबा जी, अनेक जो लगातार इस काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, उनको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि बंटू जी को तो आप सब लोगों ने एक इनके हाथ में एक ध्वज पकड़ा रखा है कि आगे आगे चलो, हम सब तुम्हारे पीछे हैं। तो क्योंकि अगर ये काम हो पा रहा है तो सबकी सामूहिक जो है एफर्ट्स के कारण से, सामूहिक प्रयासों के कारण से ये हो पा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड सहित पूरे देश के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, भवन बनाने हैं, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, उनको लगातार मजबूत करने का काम, लगातार नवनिर्माण करने का काम अनवरत रूप से किया जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 8,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की धनराशि खर्च की है, जो एक बड़ी धनराशि है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के पश्चात देश भर में जिला न्यायपालिका के लिए 7,500 से अधिक कोर्ट कक्ष, 11,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अब यह आज जिसका शिलान्यास हुआ है, यह नई इमारत भी इसमें शामिल हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से उनको हटाकर वर्तमान परिदृश्य में के अनुसार, आज की नई आवश्यकताओं के अनुसार, जिससे कि न्याय मिलने में भी सरलीकरण हो और उनका समाधान हो, जो लंबे समय से निस्तारित है। अखिल भारतीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने का काम भी भारत की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही कुशलता से उसको आगे बढ़ाया है, बहुत कुशलता से उसको सम्पन्न किया है। इन कानूनों के लागू होने के बाद न्याय की अवधारणा को और भी अधिक मजबूती मिलेगी। जिस दिन ये तीनों कानून देश के अंदर लागू हो रहे थे, तो हमारे बहुत सारे अधिवक्ता साथी यहाँ से आप सब लोग भी राजीव शर्मा जी, अन्य लोग, आप सब लोग भी उस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। भाइयों बहनों, नए कानूनों के तहत
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मजबूत सबूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो कि आज की डिजिटल क्रांति के समय में आज जो आवश्यकता है उसको पूरी तरह से न्याय व्यवस्था में लाने का काम किया गया है। इससे सभी अधिवक्ता भाई बहनों को अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपना पक्ष कोर्ट में आसानी से रखने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार राज्य के अंदर भी आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में जितनी भी न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जब भी आप मुझे भी मिले थे तो मैंने हमेशा आपको यही कहा कि जो भी राज्य सरकार की तरफ से जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है, आप यहीं के लिए नहीं, मुझे लांबा जी और उनकी टीम वहाँ नैनीताल के लिए भी आए थे, उस समय भी हमने कहा था कि नहीं, आप जहाँ भी यथासंभव जो भी सहायता सरकार की तरफ से हो सकती है वो जरूर होगी। और ये जो आज देहरादून बार एसोसिएशन के लिए नए चैम्बर भवन की मांग है, ये भी काफी लंबे समय से चल रही थी और आप सबको भी इसकी प्रतीक्षा थी। इस संबंध में बार एसोसिएशन देहरादून के साथ ही अखिल भारतीय अधिवक्ता। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भारत रत्न पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने कहा कि हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहते हुए आधुनिक भारत के निर्माण में भी उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हरित क्रांति का अग्रदूत माने जाने वाले पंतनगर विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ को समर्पित है। पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पंडित पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगार प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है और कहा कि गोविंद बल्लभ पंत की संघर्षशील और प्रेरणादायी नेतृत्व देशवासियों के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। मंत्री गणेश जोशी ने विश्वास जताते हुए कहा कि अपने निरंतर योगदान से उत्तराखंड राज्य गोविंद बल्लभ पंत के सपनों के अनुरूप प्रगति करता रहेगा। देश के चौथे गृह मंत्री, हरित क्रांति के जनक जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर, जिनको अभी आपने सुना कि अल्मोड़ा जिले के कुल परिवार में कुल गांव में हुआ था और गृहमंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना। तो 1930 में देहरादून जेल में भी रहना पड़ा और 1928 में छात्र तो मंत्री गणेश जोशी को सुन रहे थे आप। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर पीएनजी कॉलेज में हिमालय दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान विपिन ध्यानी की काव्य कृति सवाल कुदरत की पुस्तक का विमोचन किया गया। सवाल कुदरत के पुस्तक में कविताओं के जरिए हिमालय की जो पीड़ा है उसको काव्य रचना के माध्यम से दर्शाया गया है। विपिन ध्यानी ने बताया कि इस पुस्तक की प्रेरणा उन्हें दिल्ली प्रवास के दौरान वहां पर प्रदूषण से लोगों के जनजीवन पर हुए प्रभाव के चलते मिली है। गोष्ठी में हिमालय की दशा और दिशा पर कई विद्वानों ने चर्चा की है। उन्होंने बताया कि किस तरह से भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा के लिए हमारी बदलती जीवन शैली और विकास कार्य हिमालय जलवायु को प्रभावित करते हैं। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने जनपद के सभी थाना कोतवाली प्रभारियों के साथ बैठक की है।
आपको बता दें कि इस बैठक में पुलिस कप्तान ने सभी प्रभारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए उनका पालन करने और जल्द से जल्द उनका पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि आज जनपद के सभी थाना कोतवाली प्रभारियों के साथ बैठक करके भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी ली है। मौके पर सभी पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र में रात को नियमित गश्त करने और जनता से बेहतर तालमेल बनाने, फरियादियों की शीघ्र सुनवाई करने, महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखने के लिए भी कहा गया है। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है डीजीपी अभिनव कुमार को लेकर के। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं डीजीपी अभिनव कुमार। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राज्य में कानून और शांति व्यवस्था को लेकर डीजीपी अभिनव कुमार सख्त हैं। अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश, अपराधों की प्रभावी रोकथाम और सुरक्षा के लिए रहे 24 घंटे अलर्ट मोड पर। उन्होंने कहा है गश्त और फुट पेट्रोलिंग का बढ़ाया समय, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर अंकुश रखने को कहा गया है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं पर लगाएं रोकथाम। प्रमुख चौराहों, बाजारों, शॉपिंग मॉल सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल करे पैदल गश्त। महत्वपूर्ण स्थलों पर लगाएं सीसीटीवी कैमरे। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस पिकेट्स की करें व्यवस्था। गश्त में अनुपस्थित, शिथिल और लापरवाही पाए जाने पर पुलिसकर्मियों पर करें कड़ी कार्रवाई। स्कूल, कॉलेज सहित विभिन्न संस्थानों में संदिग्धों पर नजर रखने को कहा है। वहीं पेट्रोलिंग के दौरान जनता के साथ शालीनता और शिष्टाचार का व्यवहार करने को भी कहा गया है। तो कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए डीजीपी अभिनव कुमार काफी सख्त नजर आ रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल और कुमाऊं मंडल के कई क्षेत्रों में नंदा सुनंदा महोत्सव कदली वृक्ष आगमन के साथ शुरू हो गया है। यह महोत्सव 15 सितंबर तक चलेगा। कदली वृक्ष आगमन पर हजारों लोगों ने मां के जयकारों के साथ नगर परिक्रमा करने के बाद से नैना देवी मंदिर में इसे रखा है, जहां से आपको बता दें कदली वृक्ष में ही मां नंदा सुनंदा मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने मां नैना देवी मंदिर में पहुंच करके कदली वृक्ष की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। साथ ही मेले का जायजा लिया। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि मेले की व्यवस्था साल दर साल बेहतर हो रही है और साथ ही इसको मानस खंड से भी जोड़ा गया है। नगर को बेहतर बनाने के कई विकास कार्य भी किए जाने हैं, जिसके अंतर्गत पार्किंग व्यवस्था, ड्रेनेज, कूड़ा निस्तारण आदि भी बेहतर कार्य इसमें किया जाना है। उन्होंने कहा जिसके लिए जिला प्रशासन अपने स्तर से कार्य कर रहा है। उन्होंने महोत्सव को बेहतर और भव्य बनाने के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की है। नंदा देवी महोत्सव में नैनीताल को देखना और वैसे नैनीताल को देखना दोनों अलग चीजें हैं। इस वक्त जो नैनीताल होता है, मैं समझता हूं कि इससे अच्छा कभी नहीं होता है। और मेरी व्यक्तिगत रूप से माता जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, चाहे वो पार्किंग का हो, ड्रेनेज का हो, आसपास के कूड़े का निस्तारण हो। निश्चित रूप से माता जी के आशीर्वाद से ये सब काम पूरे होंगे। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आपके माध्यम से, हम सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि हमारा अपना शहर है, हमारा अपना मेला है, इसको अच्छा बनाना, सफल बनाना। हरिद्वार ऋषिकेश नेशनल हाईवे स्थित श्यामपुर में रेलवे फाटक के पास राजमार्ग का डामर बह गया है। 10 मीटर के पैच में हाईवे पर सिर्फ अब गड्ढे बचे हैं। आपको बता दें कि जिसमें रोजाना दोपहिया सवार रपट कर चोटिल हो रहे हैं। अन्य वाहन सवारों को भी यहां जान का खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके NHPWD गड्ढों की मरम्मत तो दूर, उन्हें RBM से भी भरने को तैयार नहीं है। श्यामपुर में राजमार्ग के हालात ऐसे हैं कि रेलवे फाटक से हाट बाजार तक करीब 600 मीटर के पैच में हर कदम पर गड्ढा है। किनारों पर लगी इंटरलॉकिंग टाइल्स बैठ चुकी है। व्यस्ततम हाईवे पर किनारों से गुजरने वाले पैदल लोगों को भी हर वक्त दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोग NHPWD विभाग से राजमार्ग को दुरुस्त करने की कई बार मांग भी कर चुके हैं, फिर भी विभाग इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है, जिससे बड़े हादसे होने की संभावना बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर विभाग राजमार्ग सुधारीकरण के लिए बजट का रोना रो रहा है।
एनएचपीडब्ल्यूडी के ईई नवनीत पांडे ने इस पूरे मामले में बताया है कि हाईवे के सुधारीकरण का जो एस्टीमेट है वो भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद से हाईवे के खराब पैच को चकाचक कर दिया जाएगा। और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर जनपद देहरादून के 4 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग पर जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में रानी पोखरी में सौम्या चौधरी, सतीश चौधरी की लगभग 8 बीघा की अनधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। वहीं राजवाल गांव भोगपुर में शीशपाल और नवीन डोबरियाल की लगभग 9 बीघा अनधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुरेंद्र पुंडीर की डूंगा भाऊवाला की 5 बीघा और रामसावाला भाऊवाला के में जो पवन और अनिल और अन्य की 10 बीघा अनधिकृत प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने अवैध निर्माणकर्ताओं को सख्त चेतावनी देते हुए अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होने की बात कही है। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण की पैनी नजर बनी हुई है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि एमडीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करें। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आप देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीएम सविन बंसल सख्त नजर आ रहे हैं। तो नगर निगम देहरादून को लेकर डीएम सविन बंसल सख्त नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वर्षों से चली आ रही कार्य प्रणाली को बदला है। सफाई व्यवस्थाओं को लेकर भी समीक्षा उन्होंने की है। कूड़ा उठान, कूड़ा वाहन संचालन, फॉगिंग को लेकर कार्यों में बदलाव उन्होंने किया है। सफाई व्यवस्था देखेंगे उपनगर आयुक्त, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से संबंधित कार्य देखेंगे मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता समिति, कूड़ा उठान वाहन और अनुबंधित कंपनी के कार्यों के सत्यापन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली पर डीएम ने जताई है नाराजगी। सफाई व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को तलब किया है और सफाई व्यवस्था में हुई लापरवाही तो भुगतेंगे परिणाम, ये भी चेतावनी उन्होंने दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से। जब हमने रिव्यू किया है सफाई व्यवस्था का, तो उसमें ये पाया गया है कि जो हमारी प्राइवेट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं सफाई व्यवस्था में, उन पे इन्फोर्समेंट को स्टर्न करने की आवश्यकता है, सख्त करने की आवश्यकता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की क्लॉजेज ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे थे। एज पर देयर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनको रूट टनेज, जो हमारी वेट टनेज है, और रूट कवरेज, ये 2 क्राइटेरिया पे उनको हमने 45 दिन की मोहलत दी है। हर एक 15 दिन में ये 2 क्राइटेरिया उनके रिव्यू किए जाएंगे। अगर इनमें हमको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है तब तो वी विल मेंटेन दोज एजेंसीज। अगर उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि उनकी गाड़ियाँ कम राउंड्स कर रही हैं और वो जो सॉलिड वेस्ट है वो भी कम उठा रही हैं, हमको ट्रेंड से पता लग जाएगा, वो हमारे पास कंप्यूटराइज मैकेनिज्म है, तो उनको नोटिस जाएंगे। तो हमारा फेज़ होगा 15 डेज़ का, उसमें we will take a decision to for termination or for maintaining them, or we will bring in new agency. Thirdly, जो हमारे सहायक नगर आयुक्त हैं और हमारे डिप्टी नगर आयुक्त हैं, उसमें हमने 8 ऑफिसर्स आइडेंटिफाई किए हैं। वो अभी लगातार रात को पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो हमारी मॉपअप राउंड होता है नगर निगम की गाड़ियों का, आफ्टर दीज एजेंसीज हैव देयर राउंड्स, फिर एक मॉपअप राउंड हमारे नगर निगम की गाड़ियों का होता है, जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं 90, वहाँ पे अभी क्या प्रगति है। वो 8 पेट्रोलिंग ऑफिसर्स परसों से राउंड कर रहे हैं रात को। सो वो भी अपनी रिपोर्ट साइमल्टेनियसली देंगे इन एजेंसीज की परफॉर्मेंस के विषय में। तो 45 दिन के अंदर हम डिसीजन करते हैं। रॉयल्टी निश्चित समय सीमा समाप्त करने की मांग को लेकर रामनगर और कालाढूंगी में ट्रांसपोर्टर आक्रोशित दिखाई दिए। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक प्राइवेट खनन के ठेकेदार द्वारा उपखनिज ले जाने वाली गाड़ी को केवल 6 घंटे की रॉयल्टी ही दी जा रही है। और हरिद्वार के मंगलौर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज एक भाई ने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बताया कि अमन कुरैशी अपनी बड़ी बहन के एक पड़ोसी के साथ रिश्ते से परेशान था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। मलानपुरा कस्बे में कोतवाली मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत एक युवती की उसके ही भाई के द्वारा हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर फील्ड यूनिट और हम सब लोग यहाँ आए हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्राथमिक जानकारी यह मिली है कि उक्त युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसके ही भाई के द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया है। फिर भी अन्य सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन और जानकारी जुटाई जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए और जनपद रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की चपेट में आकर 5 पैदल तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 3 तीर्थयात्री घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल मलबे को हटाकर प्रशासन ने पैदल मार्ग को सुचारू कर दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस मौके पर मौजूद थी, जो फंसे हुए यात्रियों को गंतव्य की ओर रवाना करने का काम कर रही है। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।